हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। महाराष्ट्र ज्ञानसभा 2026च्या या कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले शिक्षा संस्कृती उत्थान न्यासचे राष्ट्रीय सचिव श्री अतुलजी कोठारी, श्री एम मदन गोपाल, अध्यक्ष VNIT निदेशक मंडळ, श्री प्रेमलाल पटेल, निदेशक VNIT, डॉक्टर प्रशांत नारनवरे, सचिव राजभवन मुंबई, श्रीमती मनाली क्षीरसागर, कुलगुरू राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, श्री रवलीन खुराना, कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत बोकारे, श्री प्रेमलाल पटेल जी, श्री भीमराय मैत्री जी, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि समोर उपस्थित असलेले कुलगुरू, माजी कुलगुरू, शिक्षा क्षेत्रातील सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, यहाँ पर वैसे तो प्रायः सभी लोग मराठी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग चूंकि बाहर से आए हैं इसलिए मैं अपना भाषण हिंदी में करूंगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र ज्ञान सभा 2026 नागपुर में आयोजित की गई और हमारे 4 प्रमुख संस्थाएं एक साथ आकर, जिसमें हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, गुणवाना यूनिवर्सिटी और जो हमारे 2 सेंटर्स ऑफ नेशनल एमिनेंस है, ऐसे हमारे VNIT और IIM नागपुर, ऐसी 4 संस्थाओं ने साथ में मिलकर इसका आयोजन किया है। और विशेष रूप से इसके पीछे की भावना विकसित भारत 2047 और विकसित महाराष्ट्र 2047, ये दोनों जो हमारे उद्दिष्ट है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार से शिक्षा क्षेत्र कंट्रीब्यूट कर सकता है, किस उद्देश्य से हमने काम करना चाहिए, किस दिशा में हमने काम करना चाहिए, ऐसी सारी विषयों पर एक मंत्रणा करने के लिए हम सभी लोग यहां पर एकत्रित आए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी देश की शिक्षा नीति है, विशेष रूप से 1985 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के लिए प्रयास शुरू हुए और 2020 में नई शिक्षा नीति को हम लोगों ने स्वीकारा और उसके बाद लगातार इस शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव है, जो नवाचार है, उनको अपनाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई उद्देश्य है तो वो वैश्विक ज्ञान का भारतीयकरण और भारतीय ज्ञान का वैश्विकीकरण, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज जिस दिशा में विश्व जा रहा है, उस दिशा में भी हमारी जो बच्चे हैं वो पारंगत हो, हमारी पीढ़ियां उसको भी पढ़े और साथ साथ एक जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको भी इस वैश्विक ज्ञान के साथ एम्बेडेड करके उसके साथ उसको मिलाकर हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करें जो आधुनिक तो है
लेकिन साथ साथ जिन परंपराओं को इतने वर्षों से हमने शाश्वत समझा है, जिसके कारण हमारी जीवन पद्धति सदियों तक आज लगातार बहते प्रवाह की तरह चल रही है, उसको भी हम लोग आने वाले पीढ़ियों तक पहुंचा पाए। इस प्रकार से इस शिक्षा नीति के तहत हम सभी को कार्य करना है। हम सभी लोग हमेशा ये बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा इतिहास बहुत स्वर्णिम था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जब दुनिया को विश्वविद्यालय क्या होता है इसकी कल्पना नहीं थी, उस समय हम लोगों ने इन विश्वविद्यालयों का निर्माण किया और जो इतिहास के अवशेष हमको मिलते हैं उसमें ये जो हमारे विश्वविद्यालय थे, इसमें आज की जो सारी चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, खगोल हो, भूगोल हो, शल्य चिकित्सा हो, उसके साथ साथ विज्ञान हो, ग्रामर हो, सब प्रकार से आर्किटेक्चर हो, सब प्रकार के शिक्षा के क्षेत्रों में सर्वोच्च ज्ञान यहां पर प्राप्त किया जा सकता था। यूनित्संग जो एक चीनी पर्यटक थे, उन्होंने कई वर्षों तक इस विद्यापीठ में अध्ययन करने के बाद जो अपने मेमोयर्स लिखे हैं, उसको पढ़ने के बाद ध्यान आता है कि हम लोग शिक्षा के कितने ऊंचे स्तर पर थे। लेकिन लगातार के आक्रमणों ने शायद हमारे उस शिक्षा के स्तर को समाप्त किया और उसके बाद जो शिक्षा हमारे को मिली, उस शिक्षा पद्धति ने हमारी शिक्षा पद्धति को ऑब्सोलीट किया और एक नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग एक प्रकार से अपने नए प्रवास की ओर बढ़े। मैं उसमें बहुत जाना नहीं चाहता, मैं कहना यह चाहता हूं कि केवल इतिहास की बातें बताकर हम कभी महान नहीं हो सकते। महान अगर बनना है तो हमको इतिहास के साथ साथ वर्तमान और भविष्य, ये दोनों की चुनौतियों को उसका सामना करना पड़ता है। जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है वो हमको तेज देता है, वो हमको एक कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो वैश्विक चैलेंजेस है उनका भी विचार करना ये बहुत जरूरी है। आज देखिए दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, हम लोग अगर इस दुनिया की विकास की गति को देखें तो हम लोग ये मानते हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1716 में आया, 1760 में, और पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेकर दूसरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक करीब 80 साल का समय हमको दिखाई पड़ता है। बीच में एक ओवरलैप दिखाई पड़ता है। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और कुल मिलाकर ये जो 3 औद्योगिक क्रांतियां हैं, इन 3 औद्योगिक क्रांतियों का समय 250 साल का है, 250 ईयर्स। लेकिन अब तेजी देखिए कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री 4.0, इसकी शुरुआत 2010 में हुई और 2010 से लेकर 2026 में अब हम लोग 6th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, 4th, 5th एंड 6th, 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 250 साल में और 3 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन
ये 15 साल में किस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और विशेष रूप से ये जो हमारे तीनों चौथा, पांचवा और छठवां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इस रिवॉल्यूशन को गति देने वाली जो टेक्नोलॉजी है या आज डीप टेक और एआई है, इन सबको सृजित करने में विश्व भर में जो भारतीय लोग हैं, भारत के बाहर बसने वाले जो भारतीय माइंड से मस्तिष्क है, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को इस चुनौती को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी शिक्षा की नीति जो है उसमें हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना चाहते हैं, एक मानव संसाधन तैयार करना चाहते हैं कि जिसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट तो हो ही, लेकिन नैतिक के साथ साथ व्यवसायिक भी जो गुण है, उन गुणों का रोपण उस व्यक्ति में हो, ताकि उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी भावनिक क्षमता, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी नैतिक क्षमता के साथ साथ वो व्यवसायिक रूप से भी अपना जीवन यापन करने के लिए और एक प्रकार से अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक कंट्रीब्यूटर बनने के लिए भी हम लोग तैयार कर पाए। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के चलते हमारे सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि आज का जो हमारा जॉब मार्केट है, इसमें से 60% जॉब्स का नेचर अगले 1000 दिन में चेंज होगा, इन नेक्स्ट 1000 डेज। क्योंकि जिस गति से डीप टेक और एआई सारे क्षेत्रों को बहुत बड़े पैमाने पर बदल रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है, कई लोग ये कहते हैं कि ये तो सारा बेरोजगारी बढ़ाएगा। मुझे याद है कि जिस समय हमारे देश में कंप्यूटर भी आया था, तो लोग यही कहते थे कि ये कंप्यूटर के आने से तो देश बर्बाद हो जाएगा, इससे बेकारी बढ़ेगी, हमारे देश में कंप्यूटर को रोकना चाहिए। टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ती है, आपको तय करना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं। और हमने देखा कि हमने कंप्यूटर को एम्ब्रेस किया, धीरे धीरे जो .com का बूम आया उसको हमने एम्ब्रेस किया, और उसकी जो फल निष्पत्ति आगे में टेक्नोलॉजी कंपनीज में परिवर्तित हुई, उसको भी हमने एम्ब्रेस किया, उस सभी को हमने गले लगाया। तो आज दुनिया में हम लोग बहुत ताकत के साथ खड़े हैं। और अभी कुछ समय पहले मुंबई में सत्या नडेला आए थे और उनका मैं भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंजन हमने तैयार किया है एआई का, हम ऐसा मानते हैं कि 2030 में उसके ऊपर डेवलपर कम्युनिटी में 60% लोग ये भारत से होंगे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक ब्राइट इस प्रकार की ये परिस्थिति है, लेकिन जैसे हमने डिजिटल डिवाइड ये पिछले समय देखा, ऐसे क्या एआई डिवाइड भी तैयार होगा? इसका भी विचार हमको करना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमें हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसको जिस प्रकार से कोठारी जी ने कहा कि इन चीजों को हम साइलो में नहीं देख सकते। हम आज की शिक्षा नीति और इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये दो चीजें अलग अलग नहीं कर सकते। ये एम्बेडेड इस पद्धति से हमको इसको देखना पड़ेगा। ये दोनों को साथ में लाकर हमारी शिक्षा नीति को हमको आगे ले जाना पड़ेगा।
हम लोगों ने जिस समय विकसित महाराष्ट्र 2047 इसका विचार किया और इसका अप्रोच पेपर तैयार किया, तो अप्रोच पेपर तैयार करते समय जो अलग अलग क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस प्रकार से बदलेंगे, अगले 20-25 साल में इन क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास होगा, इसमें क्या नई चीजें आएगी और कौन सी चीजें ऐसी है जो ऑब्सोलीट हो जाएगी, ऐसी कई चीजों का विचार करके हम लोगों ने इस अप्रोच पेपर को तैयार किया है। और हम ये मानते हैं कि इसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विषय पर काम करने वाले हमारे प्राध्यापक हो, हमारी यूनिवर्सिटीज हो, उसके अलग अलग फोरम हो, उन्होंने पहला सवाल यह करना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे इज इट रेलेवेंट, क्या ये रेलेवेंट है, और अगर ये रेलेवेंट नहीं है तो उसको छोड़ना नहीं है। दुनिया में इररेलेवेंट कुछ नहीं होता है, हर चीज रेलेवेंट होती है। काल समय उसको बदलता है, उसके रेलेवेंस को बदलता है। इसलिए पहला काम तो ये करने की आवश्यकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो उसको हम रेलेवेंट बनाकर किस प्रकार से पढ़ाएं। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि न केवल हमारे विद्यार्थी बल्कि आज की परिस्थिति में हमारे शिक्षकों को भी यह ध्यान में रखना होगा कि जो वो पढ़े हैं शायद उसमें से कई भाग ये आज बदलती हुई परिस्थिति में इररिलेवेंट हुआ है, उसको छोड़कर आज रेलेवेंट क्या है, इसकी ट्रेनिंग, इसकी शिक्षा ये शिक्षकों को भी लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब 15 वर्षों में 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते हैं तो समाज में कोई भी स्टैटिक नहीं रह सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे सब पता है। हर व्यक्ति को बदलना होगा, नई पद्धतियां स्वीकारनी होगी, शिक्षा को संवारना होगा और ज्ञान को आगे ले जाना होगा। आज नारनवरे जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, अभी नई शिक्षा नीति में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अपने देश में आने की अनुमति मिली है। मुंबई में हम लोग एजुसिटी तैयार कर रहे हैं। एजुसिटी में 12 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज दुनिया की हम लोग ला रहे हैं। 7 यूनिवर्सिटीज ने अपना टेम्पररी कैंपस शुरू कर दिया है और 2028-29 तक वो अपने कैंपस में एजुसिटी में जाएंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि एक समय था जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इसलिए नहीं लाना चाहते थे कि हम कम्पीट नहीं कर सकते थे। मैं आज मानता हूं कि भारत की शिक्षा में आज ये परिस्थिति है कि इन फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ हम कम्पीट कर सकते हैं। और जब तक स्पर्धा की भावना तैयार न हो तब तक व्यक्ति और अच्छा करने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए मुझे ये विश्वास है कि आज शायद फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आने के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूंकि ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है और उस देश में जाकर पढ़ने से 1/10 या 1/20 ऐसे पैसों में हम लोग बच्चों को यहां पढ़ा पाएंगे, तो शायद अगले 5 या 7 सालों में इन यूनिवर्सिटीज में 80,000 से 1 लाख बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके साथ साथ अगर हमारी यूनिवर्सिटीज भी उस प्रकार का कॉम्पिटेंस तैयार करेगी, स्पर्धा में उतरेगी, तो उससे हमारे बच्चों को भी फायदा होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि हम भी उस लेवल तक जा पाएंगे। आज दुनिया में हमने देखा है रिसर्च कंपनीज में नहीं होता, रिसर्च ये यूनिवर्सिटीज में ही होता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शोध भी यूनिवर्सिटीज में लगाए जाते हैं।
आज हम लोग देखते मेडिकल फील्ड में मेडटेक ये इतना आगे बढ़ा है, लेकिन अगर हम देखें तो मेडटेक की बेस्ट लैब्स कहाँ है? तो यूनिवर्सिटीज में है। यूनिवर्सिटीज के साथ अब उद्योग टाइप करके और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब उसकी ओर हमको जाना पड़ेगा। इसलिए जो ज्ञान हमारे पास था, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी कंप्यूटर के बिना हम लोगों ने कई हजारों साल पहले सूरज की दूरी, चंद्रमा की दूरी ये तय कर दी थी, और वो आज भी बदली नहीं है, वैसे ही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास जो ज्ञान था, इस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाकर हम लोग जब हमारी पद्धतियों को तैयार करेंगे तो एक वैश्विक ज्ञान तैयार होगा। विश्व को जिस प्रकार के मानव संसाधन की आवश्यकता है वो मानव संसाधन हम दे पाएंगे। और उसी दृष्टि से मैं ऐसा मानता हूं कि महाराष्ट्र ज्ञान सभा एक बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का फोरम है, जिसमें आज की परिस्थिति, वर्तमान की चुनौतियां, भविष्य की चुनौतियां, इन सब पर मंथन हो, चिंतन हो, और उसमें से हम लोग एक ऐसी नीति तैयार करें जो सभी के लिए हो, और सब मिलकर उस नीति पर चलकर प्रदेश को और देश को आगे ले जाए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये 4 हमारी बड़ी संस्थाएं मिलकर इसको कर रही है, क्योंकि अब कोई शिक्षा संस्था साइलो में काम नहीं कर सकती। सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को लिवरेज करते हुए हम लोग नई कैपेबिलिटीज कैसे तैयार कर पाए, इसका विचार करना होगा। इसलिए चारों संस्थाओं को मैं बहुत मन से धन्यवाद देता हूं। कोठारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपने इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।